नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद विमान हादसे पर बैठक बुलाई है। अमित शाह और राममोहन नायडू भी इसमें शामिल और राहत जांच और पीड़ित परिवारों की मदद पर चर्चा की जाएगी। एएआई भी करेगी दुर्घटना की गहन जांच, ब्लैक बॉक्स डेटा विश्लेषण की समीक्षा भी इस बैठक में करने वाले हैं। तो आपको बताते चले, पीएम मोदी आज बैठक करने वाले पीड़ित परिवारों को सहायता के उपायों पर भी इस दौरान चर्चा की जाएगी। भविष्य में घटनाओं को रोकने के कदम पर बातचीत और चर्चा की संभावना जताई जा रही है। आपको बताते चले, विमान हादसे के बाद देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है और ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरी तरह से सक्रिय और एक्टिव नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से देखा हमने विमान हादसे के घटनास्थल का जायजा भी लिया उन्होंने, साथ ही साथ जो घायल शख्स, एकमात्र शख्स इस हादसे में बचा है जो कि अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, और उससे भी मुलाकात की है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को अस्पताल पहुंचे जहां हालचाल जाना और अब इसके बाद इसको लेकर, इस हादसे को लेकर बैठक बुलाई है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। साथ ही साथ राममोहन नायडू भी इसमें शिरकत करेंगे, जिसमें राहत जांच और पीड़ित परिवारों की मदद पर चर्चा करने वाले हैं। बताया जा रहा है एएआई भी इस दुर्घटना की पड़ताल करेगी। ब्लैक बॉक्स डेटा विश्लेषण की समीक्षा भी इस दौरान की जाएगी। परिवारों को, जो पीड़ित परिवार है, उनको सहारा देने के उपायों पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। साथ ही साथ भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, कैसे इन्हें रोका जाए, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा और बातचीत की संभावना जताई जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अहम बैठक, जहां कई चीजों को लेकर विमान हादसे के बाद जो है बातचीत और चर्चा की संभावना जताई जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने इसराइल पर किया मिसाइल हमला। तेल अवीव पर ताकि कई 150 से ज्यादा मिसाइलें। इसराइल में हड़कंप, कई इलाकों में धमाके भी सुनाई पड़े हैं। इजरायली सेना ने कुछ मिसाइलों को नष्ट किया है। मध्य पूर्व में तनाव जो है वो चरम पर पहुंच गया है। तो ये खबर आपको बताते चली, जानकारी सामने आ रही, जहां 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई है, जिससे इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमला किया है। तेल अवीव पर कई सारी मिसाइलें दागी गई है। अगर हम बात करें तो 150 से भी ज्यादा मिसाइलें दागने की जानकारी सामने आ रही है, जिससे इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है। कई इलाकों में धमाके देखने को मिले हैं। इजरायली सेना ने कुछ मिसाइलों को नष्ट जरूर कर दिया। मध्य पूर्व में इस वक्त स्थिति जो है तनावपूर्ण देखने को मिल रही है। तनाव की बात करें, वो अपने चरम पर पहुंच चुका है। बढ़ते आगे, अहमदाबाद विमान हादसे की जांच के लिए समिति गठित। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गठित की जांच समिति करेगी। मौजूदा एसओपी और दिशा निर्देश की जांच, भविष्य में हादसों को रोकने के लिए सुझाव भी दिया जाएगा। तो 12 जून को अहमदाबाद से लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गंभीर संज्ञान ले लिया है। और अब मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि हादसे के कारणों की गहन जांच के लिए कुछ स्तरीय बहुविषयक समिति का गठन किया गया है। और यह समिति न केवल दुर्घटना की परिस्थितियों की समीक्षा करेगी, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और बेहतर ढंग से संभालने के लिए मौजूदा जो मानक संचालन प्रक्रियाएं हैं, एसओपी और दिशा निर्देशों की भी जांच की जाएगी। समिति व्यापक विश्लेषण के आधार पर सुधारात्मक उपाय और नई गाइडलाइंस भी सुझाएगी, ताकि विमान सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह समिति किसी भी अन्य संगठन या फिर एजेंसी के द्वारा की जा रही तकनीकी या कानूनी जांच का विषय बिल्कुल भी नहीं होगी, और इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य की संभावित दुर्घटनाओं को रोकने, दुर्घटनाओं से बचाव के लिए एसओपी को सुदृढ़ और प्रभावी बनाना है। मंत्रालय ने कहा कि समिति शीघ्र ही अपनी कार्रवाई शुरू करेगी और निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट सौंपेगी। आगे लखनऊ से खबर सामने आ रही, जहां सीएम योगी का मिशन रोजगार जारी, और
60,244 सिपाही अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। अमित शाह देंगे 15 जून को नियुक्ति पत्र। 12,048 महिला सिपाही भी इसमें नियुक्त किए जाएंगे। सीएम योगी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये जानकारी बताते चले, 8.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। तो कहीं ना कहीं सिपाही भर्ती अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, जहां अब उन्हें नियुक्ति पत्र मिलने वाली है। लखनऊ से खबर आपको बताते चले, सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार जारी है और 60,244 सिपाही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। 15 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि 12,048 महिला सिपाही भी इसमें शामिल हैं, जिन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नियुक्ति पत्र देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और वहीं आपको बताते चले, 8.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी जो है वो मिल रही है। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से मिशन रोजगार जो है जारी है और इसी के तहत ये नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं सिपाही अभ्यर्थियों को। 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नियुक्ति पत्र देंगे और इस कार्यक्रम का आयोजन 15 जून को किया जाएगा, जिसमें 12,048 महिला सिपाही भी नियुक्त की जाएंगी। एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, मल्लिकार्जुन खड़गे आज अहमदाबाद दौरे पर पहुंचेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ संवाद। आगामी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। खड़गे जनसंपर्क के दौरान आम लोगों से भी मिलेंगे। खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी की रणनीति का खुलासा किया जाएगा। तो ये खबर आपको बताते चले, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अहमदाबाद दौरे पर रहने वाले। आज कांग्रेस अध्यक्ष आज स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। आपको बताते चले, आगामी चुनाव की तैयारियों पर इस दौरान कांग्रेस पार्टी चर्चा करेगी और इसी के तहत ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे अहमदाबाद दौरे पर रहेंगे और जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत संवाद करने वाले हैं। वहीं जनसंपर्क के दौरान ये भी बताया जा रहा है कि आम लोगों से भी कांग्रेस अध्यक्ष मिलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी की रणनीति को लेकर भी कई सारी चीजें साझा किया जा सकता है पार्टी की तरफ से। तो ये खबर आपको बताते चले, बेहद अहम दौरा रणनीतिक और राजनीतिक लिहाज से। मल्लिकार्जुन खड़गे इस दौरान जो स्थानीय नेता है उनसे बातचीत करेंगे, किस तरह से पार्टी को मजबूती मिले, तमाम चीजों को लेकर बातचीत और चर्चा करेंगे। बढ़ते आगे, गुजरात के अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे के बाद मृतकों की शिनाख्त का कार्य बीजे मेडिकल कॉलेज में तेजी से जारी है। हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए पीड़ितों के परिजन डीएनए सैंपल देने कॉलेज भी पहुंचे हैं। मृत शरीरों की स्थिति को देखते हुए केवल डीएनए जांच के माध्यम से ही सटीक शिनाख्त संभव हो पा रही है। प्रशासन और मेडिकल टीम इस पूरी प्रक्रिया को अत्यंत संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ अंजाम दे रही है। मौके पर मौजूद चिकित्सकों और अधिकारियों ने परिजनों को यथासंभव मानसिक सहारा देने का प्रयास किया है। आपको बता दें, परिजनों का इस वाकये के बाद से रो रो कर बुरा हाल है और पूरे परिसर में शोक और तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि शिनाख्त की प्रक्रिया शीघ्र ही और सटीक रूप से पूरी की जाएगी, ताकि शवों को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपा जा सके। और इसके साथ ही पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता और परामर्श देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और सभी की निगाहें अब जांच समिति की रिपोर्ट और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है। तो ये तस्वीरें जब डीएनए सैंपल देने पहुंचे मृतकों के परिजनों की तस्वीरें सामने आ रही। हॉस्पिटल विजय मेडिकल हॉस्पिटल में जो है इलाज अपना टेस्ट कराने पहुंचे हैं। जो मृतक है उनकी शिनाख्त हो सके। और ये तस्वीरें भी देखिए तो जिस हादसे ने पूरे देश को तोड़ कर रख दिया, झकझोर कर रख दिया, अभी भी इससे लोग उबर नहीं पा रहे हैं। हर किसी के मन में इसको लेकर दुख भरा हुआ है।
और दिल्ली से खबर आपको बताते चले, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन आज सीएम रेखा गुप्ता करेंगी। 33 मंदिरों का उद्घाटन, 15 सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र भी शुरू होंगे। तो ये खबर आपको बता दें, सस्ती जेनेरिक दवाइयों की पहुंच में मजबूती और दिल्ली की प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने की आरोग्य मंदिरों की पहल। तो ये खबर आपको बता दें, जहां बताया जा रहा है सस्ती जेनेरिक दवाइयों की पहुंच में अब मजबूती और दिल्ली की प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का अब विस्तार होता हुआ नजर आएगा। स्वास्थ्य को लेकर देखिए सरकार काम कर रही है और इसी के तहत दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का आज उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 33 मंदिरों का उद्घाटन करेंगी, बताया जा रहा है। इस दौरान 15 सरकारी अस्पतालों में जनऔषधि केंद्र शुरू किए जाएंगे, जहां सस्ती जेनेरिक दवाइयों की पहुंच में मजबूती मिलेगी लोगों के लिए। ये कहीं न कहीं स्वास्थ्य की दिशा में एक अच्छी पहल कही जा सकती है। दिल्ली की प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होता हुआ नजर आएगा। इससे मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने इस आरोग्य मंत्रियों की पहल की है। वहीं केदारनाथ धाम में आस्था का सैलाब उमड़ रहा। 42 दिनों में 10 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं की व्यवस्था की। तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ के लिए सरकार जो है वो तैयार नजर आ रही है। तो केदारनाथ धाम में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए सरकार भी पूरी तैयारी के साथ जो है नजर आ रही है। और आप देखें तो केदारनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग बाबा केदार के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। 42 दिनों की अगर हम बात करें तो 10 लाख श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए हैं। वहीं अगर हम बात करें प्रशासनिक तौर पर, प्रशासन की तरफ से सुरक्षा और सुविधाओं की खास व्यवस्था की गई है। तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ के लिए सरकार भी पूरी तैयार नजर आ रही है। तो ये खबर आपको बता दें, तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ के लिए सरकार की पूरी तैयारी, तमाम जो सुविधाएं हैं सरकार देने की कोशिश कर रही है। बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं और ऐसे में 42 दिनों में 10 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब इतनी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो सरकार भी इंतजाम जो है वो पुख्ता करने की तैयारी कर रही है। किसी को किसी तरह की समस्या ना हो, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। और ऐसे में जो सुविधाएं हैं श्रद्धालुओं के लिए, सरकार की तरफ से तमाम चीजें मुहैया कराई जा रही है। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में बीजेपी का मेगा प्रशिक्षण शिविर शुरू। पचमढ़ी में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन अमित शाह करेंगे। प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत सांसद, विधायक और पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र, बीजेपी की रणनीति और आगामी चुनाव पर चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां बताया जा रहा है प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का मेगा प्रशिक्षण शिविर जो है वो शुरू हो रहा है। पचमढ़ी में 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत करने वाले हैं। जहां सांसद, विधायक और पदाधिकारी इस शिविर का हिस्सा होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोगों को संबोधित करेंगे, उद्घाटन सत्र संबोधित करेंगे। बीजेपी की रणनीति और आगामी चुनाव पर इस दौरान चर्चा और बातचीत की संभावना बताई जा रही है। और अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा आज शुरू। पचमढ़ी में बीजेपी प्रशिक्षण शिविर को करेंगे संबोधित। बीजेपी की चुनाव रणनीति पर देंगे मार्गदर्शन। युवा और महिला प्रमुखों के लिए विशेष सत्र। भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडे पर जोर देंगे अमित शाह। तो यह खबर आपको बताते चले, जहां बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर शुरू होने जा रहा है। मध्य प्रदेश दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आज से शुरू हो रहा है, जहां पचमढ़ी में बीजेपी प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत कर रही है। और ऐसे में अमित शाह इस दौरान जो है शिविर को संबोधित करेंगे। बीजेपी की चुनाव रणनीति पर मार्गदर्शन भी करने वाले हैं। युवा और महिला प्रमुखों के लिए विशेष सत्र इस दौरान बुलाए जाएंगे। भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडे पर जोर देंगे केंद्रीय गृह मंत्री।
बढ़ते हैं आगे। जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की लंबित परियोजनाओं की समीक्षा की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने 10 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली सड़क, रेलवे ओवरब्रिज यानी आरओबी और रेलवे अंडरब्रिज यानी कि आरयूबी परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए मानसून से पहले पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इन परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने गुणवत्ता की सख्त निगरानी के निर्देश देते हुए कहा कि अगर कार्यों में कोई खामी या फिर भ्रष्टाचार पाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अंतर विभागीय समन्वय को लेकर भी अत्यधिक महत्व दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग के बीच बेहतर तालमेल से राज्य भर की सड़क संरचना को मजबूत किया जा सकता है, जिससे जनता को सुरक्षित और सुविधाजनक यातायात की सुविधा मिल सके। वहीं जो है उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि चल रही परियोजनाएं तय समय सीमा में ही पूरी हो और कार्य में पारदर्शिता बनी रहे। मुख्यमंत्री की इस पहल को विकास की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है, जो राज्य की अधोसंरचना को नई गति देगा। और वहीं बढ़ते हैं आगे। प्रियंका गांधी का वायनाड दौरा, कार्यकर्ताओं से करेंगी मुलाकात, ग्रामीण विकास परियोजनाओं पर चर्चा करेंगी प्रियंका गांधी। किसानों, महिलाओं और जनहित मुद्दों पर फोकस होगा। तो प्रियंका गांधी का वायनाड दौरा, कार्यकर्ताओं से इस दौरान मुलाकात करने वाली है, जहां ग्रामीण विकास योजनाओं पर चर्चा करने वाली है प्रियंका गांधी। किसानों, महिलाओं और जनहित मुद्दों पर भी इस दौरान फोकस रहेगा। पंचायतों का दौरा कर जनता की समस्याएं भी सुनेंगी। क्षेत्रीय मीडिया से भी बातचीत कर देंगी जानकारी। तो आपको बताते चले, पंचायतों का दौरा करेंगी, क्षेत्रीय मीडिया से बातचीत करेंगी। बेहद अहम दौरा वायनाड दौरे पर प्रियंका गांधी, जहां कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात, बातचीत और साथ ही साथ ग्रामीण विकास योजनाओं पर भी प्रियंका गांधी चर्चा करने वाली हैं। और उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती गर्मी और हीटवेव को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त विद्यालयों की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों को 15 दिन और बढ़ा दिया है। अब स्कूल 30 जून तक बंद रहेंगे। पहले विद्यालय 16 जून से खुलने वाले थे, लेकिन बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। भीषण गर्मी और लू की स्थिति ने बच्चों के लिए स्कूल आना खतरनाक बना दिया था और मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने की चेतावनी भी दी गई है। और ऐसे में सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए ये निर्णय लिया है, जिससे बच्चों को राहत मिलेगी। हालांकि शिक्षकों और अन्य जो गैर शैक्षणिक कर्मचारी हैं, उन्हें 16 जून से निर्धारित समय सारणी के अनुसार विद्यालय में उपस्थित रहना होगा। विद्यालयों में आगामी शैक्षणिक सत्र की तैयारियां जारी रहेगी और 1 जुलाई से नियमित कक्षाएं भी शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी अधिकारियों और बीएसए को निर्देश जारी किए हैं कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन कराएं और सुनिश्चित करें कि किसी भी विद्यालय में छात्रों को बुलाया ना जाए। सरकार के इस फैसले की अभिभावकों ने सराहना की है और इसे बच्चों के हित में आवश्यक कदम बताया है। और बढ़ते आगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। ईसानगर थाना क्षेत्र के कटोली गांव के 4 मासूम बच्चे शारदा नदी में नहाते समय डूब गए और यह दर्दनाक घटना सीतापुर के तंबौर क्षेत्र में हुई, जहां बच्चे नदी में नहाने गए थे, लेकिन पानी की गहराई का अंदाजा न लग पाने के कारण हादसा हो गया। और हादसे के बाद गाँव में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चों की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया गया। ग्रामीणों ने स्थानीय साधनों की मदद से बच्चों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब तक 2 बच्चों को बाहर निकाला गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। शेष 2 बच्चों की तलाश अभी भी जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। धौरहरा विधायक विनोद शंकर अवस्थी, उप जिलाधिकारी राजेश कुमार, क्षेत्राधिकारी धौरहरा राहत बचाव दल के साथ मौके पर पहुंचे। गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से संयुक्त सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। नदी में बहाव तेज होने के कारण रेस्क्यू कार्य में कठिनाई आ रही है, लेकिन टीम लगातार प्रयास कर रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बरसात के मौसम में नदी, तालाब या अन्य जल स्रोतों के पास बच्चों को अकेला न जाने दें और सतर्कता बरतें।
रुक करते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में पिछले 24 घंटे से हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। शहर के चरहोली क्षेत्र में जलभराव की स्थिति उत्पन्न होगी, जहां सड़कों पर पानी भरने से कई 2 पहिया और 4 पहिया वाहन पूरी तरह डूब गए। स्थानीय प्रशासन और अग्निशमन विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। पानी में फंसे वाहनों को बाहर निकालने के लिए विशेष उपकरणों की मदद भी ली गई। वहीं कई स्थानीय निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की अपील की है और जल निकासी व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जेसीबी मशीनों और पंपों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई इलाकों में ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में बारिश की चेतावनी दी है, जिससे प्रशासन सतर्क है और सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। नागरिकों से सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में कोतवाली भरथना क्षेत्र के झिंदुआ पुल पर पुलिस और टप्पेबाजों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 शातिर अपराधी घायल हो गए। मंगलवार रात को इस कार्रवाई में पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए कल्लू और शिवम नाम के 2 टप्पेबाजों को पकड़ लिया, जो गोली लगने से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से पुलिस ने 93,000 रुपए नकद, 1 तमंचा, कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। शुरुआती जांच में पता चला कि दोनों अपराधियों पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं और वे लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर सक्रिय रूप से टप्पेबाजों की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये दोनों बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। तो ये जानकारी आपको बताते चले जहां बताया जा रहा है, और ऐसे में देखें तो हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। और वहीं बात करते हैं, हमारे दर्शन शास्त्र में जीवन को सबसे बहुमूल्य धन माना गया है, लेकिन इसकी मियाद कब पूरी हो जाए ये कोई नहीं जानता। और ऐसी एक हृदय विदारक घटना 12 जून को अहमदाबाद में घटी, जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बोइंग 787 आज ड्रीम लाइनर विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य शामिल थे। यह विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए गेटविक एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ था, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों के बाद यह मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। प्लेन में सवार सभी लोगों के मारे जाने की पुष्टि भी हो चुकी है। विमान में भारत के साथ साथ ब्रिटेन, पुर्तगाल और कनाडा के नागरिक भी सवार थे, और एक पहली बार नहीं है जब भारत में विमान हादसे ने इतने बड़े पैमाने पर जनहानि की है। भारत में सबसे ज्यादा एयर क्रैश की घटनाएं सरकारी एयरलाइंस यानी एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस से जुड़ी रही है। तो भारत में अब तक बात करें कब इस तरह के बड़े विमान हादसे हुए हैं, किस एयरलाइंस के विमान सबसे ज्यादा हादसों का शिकार हुए, देखिए रिपोर्ट। मेडे कॉल भेजने के तुरंत बाद ATC से संपर्क टूट गया। विमान मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिससे आसपास के क्षेत्र में काले धुएं का गुब्बार फैल गया। स्थानीय निवासियों ने धमाके की आवाज सुनी और आग की लपटें देखी। राहत और बचाव कार्यों के लिए 7 दमकल गाड़ियां और NDRF की टीमें मौके पर भेजी गई। वहीं विमान में सवार यात्रियों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। इसके साथ ही पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल, जिसके पास 8200 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव था, और सह पायलट क्लाइव कुंदर, जिनके पास 1100 घंटे का अनुभव था, विमान के नियंत्रण में थे। विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी सवार थे। यह हादसा भारतीय विमानन इतिहास में गंभीर घटना के रूप में दर्ज हो गया है। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की और नागरिक उड्डयन मंत्री से हादसे की जानकारी ली। अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से भी संपर्क किया और राहत कार्यों की समीक्षा की। एयर इंडिया ने हादसे की पुष्टि करते हुए परिवारों के लिए सहायता केंद्र स्थापित किया है। वहीं भारतीय विमानन महानिदेशालय और ब्रिटिश सरकार ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया और जांच में सहयोग की पेशकश की। अब अगर इस हादसे से पहले भारत में कितने एयर क्रैश हो चुके हैं और उनमें किस एयरलाइंस के सबसे ज्यादा प्लेन शामिल है,
तो ये आपको बता दें कि 1 जनवरी 1978 एयर इंडिया की फ्लाइट 855 मुंबई के समुद्री तट पर क्रैश हो गई। दरअसल कॉकपिट में एक उपकरण खराब होने के कारण कप्तान दिशा भटक गया और विमान हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 213 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 21 जून 1982 को वो मनहूस दिन एक बार फिर आया, जब एयर इंडिया की फ्लाइट 403 मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारी बारिश और खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 2 क्रू मेंबर और 15 यात्रियों समेत 17 लोगों की मौत हुई, जबकि 94 लोग सुरक्षित बच निकले थे। फिर 19 अक्टूबर 1988 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 113 जो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अंतिम लैंडिंग के दौरान पायलट की गलती से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 130 लोगों की मौत हुई। फिर 14 फरवरी 1990 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 605 बेंगलोर एयरपोर्ट पर अंतिम लैंडिंग के दौरान पायलट की गलती से क्रैश हो गई। इस दुर्घटना में भी 92 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 16 अगस्त 1951 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 257 इम्फाल में लैंडिंग के दौरान पायलट की गलती से दुर्घटनाग्रस्त हुई। इस हादसे में विमान में सवार सभी 69 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। फिर 26 अप्रैल 1993 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 451 पायलट की गलती और सड़क यातायात नियंत्रण की विफलता के कारण हादसे का शिकार हुई और 55 लोगों की जान चली गई। इसी तरह 12 नवंबर 1996 चरखी दादरी में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई और 349 लोगों की मौत हो गई। फिर 17 जुलाई 2000 बिहार की धरती पटना की वो एयरलाइंस एयर की फ्लाइट जिसमें सवार 55 लोगों और जमीन पर 5 लोगों की मौत हुई। 22 मई 2010 को भी ऐसी ही घटना घटित हुई। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 812 जो दुबई से मंगलुरु जा रही थी, मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे 24 से आगे निकल गई। इस भयावह दुर्घटना में 158 यात्रियों की जान चली गई और केवल 8 लोग ही जीवित बच सके। इसके बाद एक बार फिर 7 अगस्त 2020 को दुबई से कोझीकोड जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 1344 कैलिकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान रनवे से आगे निकल गई। बोइंग 737-800 विमान 4 टुकड़ों में बिखर गया। इस दर्दनाक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 172 लोग सुरक्षित बचे थे। इन सभी भयावह घटनाओं के बाद आज एक बार फिर वही काला दिन हिंदुस्तान के सामने आया है, जिसे देश के विमानन इतिहास का सबसे बड़ा प्लेन हादसा माना जा रहा है। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। अहमदाबाद से लंदन जा रहा ये विमान उड़ान भरते ही मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।